नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 28वें एपिसोड में हम दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के गठन के पीछे की आकर्षक कहानी देखते हैं। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है तमिलनाडु, एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन ये पहचान और इसकी जो आज की भौगोलिक सीमाएं हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी तो एक बहुत बड़े और उलझे हुए नक्शे से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी की। जरा सोचिए ये कितना विशाल रहा होगा। इसमें सिर्फ आज का तमिलनाडु नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आज के आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, केरल, कर्नाटक, यहाँ तक कि तेलंगाना और ओडिशा के भी कुछ हिस्से शामिल थे, और लक्षद्वीप भी। मतलब ये दक्षिण भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं और संस्कृतियों का एक संगम था। एक तरह की प्रशासनिक खिचड़ी कह सकते हैं। खिचड़ी एक बहुत अच्छा शब्द है। अंग्रेजों के लिए तो यह सहूलियत की बात थी। एक बड़ा सूबा, एक गवर्नर, काम आसान। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, यही सहूलियत एक बड़े तनाव की वजह बन गई। और ये तनाव तब और बढ़ गया होगा जब 1950 में इसी प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर मद्रास राज्य कर दिया गया, पर ढांचा वही रहा। हाँ, क्योंकि अब पहचान की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1951 की जनगणना को अगर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। राज्य के जो उत्तरी जिले थे, वहां तेलुगु बोलने वालों का दबदबा था, और दक्षिणी जिलों में तमिल भाषी बहुमत में थे। बिल्कुल। और मद्रास शहर यानी आज का चेन्नई, हाँ। वो तो एक तरह से इस भाषाई लड़ाई का केंद्र बन गया था। वहां तमिल बहुमत में तो थे, लेकिन तेलुगु भाषियों की आबादी भी बहुत थी, और आर्थिक रूप से वो काफी प्रभावशाली भी थे। यहीं से अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। और इसी मांग ने कहानी में एक ऐसे मोड़ को जन्म दिया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आप पोट्टी श्रीमलू की बात कर रहे हैं? हाँ। 19 अक्टूबर 1952 पोट्टी श्रीमलू, जो एक गांधीवादी थे, आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी सिर्फ एक मांग थी, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य। और जैसा आपने कहा, इस पूरे आंदोलन के केंद्र में था मद्रास शहर का सवाल। तेलुगु नेताओं का दावा था कि शहर को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वो नए आंध्र राज्य की राजधानी होनी चाहिए। जबकि तमिल नेताओं के लिए मद्रास को छोड़ना ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। बिल्कुल, ये उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत का दिल था। और केंद्र सरकार, मतलब नेहरू और पटेल, वो इस भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया? एक समिति बनाई गई थी, JVP समिति। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति। उन्होंने 1949 में एक तरह से बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि आंध्र राज्य बन सकता है, पर एक शर्त है। शर्त ये कि तेलुगु भाषियों को मद्रास शहर पर अपना दावा छोड़ना होगा। जी। और इस प्रस्ताव ने तो जैसे आग में घी का काम किया। तेलुगु भाषियों में गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। और इसी तनाव भरे माहौल में पट्टी श्री मारुलू का अनशन चल रहा था। 1 दिन, 2 दिन। वो अनशन 56 दिनों तक चला। कुछ रिकॉर्ड्स में 58 दिन भी मिलते हैं। और फिर 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। एक मांग के लिए एक इंसान की जान चली गई। इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए होंगे। एक काबू से भी ज्यादा। पुट्टी श्रीरामुलु की मौत ने उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया। पूरे आंध्र क्षेत्र में, मतलब विजयवाड़ा, गुंटूर, सब जगह गुस्से की ऐसी आग भड़की कि सरकार हिल गई। दंगे हुए, भयानक दंगे हुए। सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों को जला दिया गया। पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। सरकार ने जनता के जज्बातों को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। तो जो सरकार इतने समय से इस मांग को टाल रही थी, उसने इस जन आक्रोश के सामने क्या किया? सरकार को झुकना पड़ा। जो फैसला वो महीनों में नहीं ले पाए, वो श्रीरामुलु की शहादत के बाद भड़के दंगों ने सिर्फ 2 दिनों में करवा दिया।
17 दिसंबर को नेहरू ने संसद में घोषणा कर दी कि आंध्र राज्य बनेगा। क्या बात है, ये तो एक ऐतिहासिक यू टर्न था। बिल्कुल। और 1 अक्टूबर 1953 को कुर्नूल को राजधानी बनाकर भारत के पहले भाषाई राज्य आंध्र का उद्घाटन कर दिया गया। इस एक घटना ने, आप कह सकती हैं, पूरे देश के लिए एक नज़ीर कायम कर दी। तो एक बांध का दरवाजा तो खुल गया, आंध्र राज्य बन गया, लेकिन मद्रास राज्य का क्या? उसका नक्शा तो अब अधूरा हो गया था। अधूरा भी और थोड़ा अजीब भी हो गया था। आंध्र के अलग होते ही बेल्लारी जिला, जो कन्नड़ भाषी था, वो बाकी मद्रास राज्य से कट गया। मतलब भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़ गया। हाँ, तो उसे तुरंत मैसूर राज्य यानी आज के कर्नाटक में मिला दिया गया। लेकिन ये तो एक छोटा सा बदलाव था। असली काम तो अब शुरू होना था। सरकार समझ गई थी कि अब पूरे देश का नक्शा दोबारा बनाना ही पड़ेगा। और यहीं से एंट्री होती है राज्य पुनर्गठन आयोग की, SRC की। सही कहा। 1953 में इसका गठन हुआ और इसका काम था पूरे भारत की अंदरूनी सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से तय करना। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था। और मद्रास राज्य के लिए SRC की क्या सिफारिशें थी? उनकी सिफारिशें बड़ी दिलचस्प थीं। उन्होंने एक तरह से भाषाई अदला बदली का एक फॉर्मूला दिया। भाषाई अदला बदली, ये क्या था? मतलब जो इलाके जिस भाषा के थे उन्हें उस राज्य में मिला दो। जैसे कोयम्बटूर जिले की कोलेगल तालुक, वहाँ कन्नड़ भाषी ज्यादा थे तो उसे मैसूर राज्य को दे दिया गया। अच्छा। इसी तरह मालाबार जिला, जहाँ मलयालम बोली जाती थी, उसे त्रावणकोर कोचीन राज्य के साथ मिला दिया गया और इसी से बाद में केरल राज्य बना। तो ये एक तरफा लेन देन नहीं था, मद्रास राज्य को भी इसके बदले में कुछ मिला? हाँ, यही तो बात थी। दक्षिण कनारा की कासरगोड तालुक केरला को दी गई, लेकिन बदले में त्रावणकोर कोचीन के दक्षिणी हिस्से के कुछ तमिल भाषी तालुकों को मद्रास राज्य में शामिल कर लिया गया। आज का कन्याकुमारी जिला। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही तार्किक और सोचा समझा लेन देन था। और इन सब बदलावों के बाद 1 नवंबर 1956 को एक नया, पुनर्गठित और मुख्य रूप से तमिल भाषी मद्रास राज्य सामने आया। तो अब सीमाएं तय हो चुकी थीं, नक्शा साफ था, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, क्योंकि राज्य का शरीर तो बन गया था, पर उसकी आत्मा, उसका नाम, वो अभी भी अधूरा था। राज्य का नाम अभी भी मद्रास ही था। हाँ, जो कि एक शहर का नाम था। और बहुत से लोगों को लगता था कि ये नाम पूरे तमिल भाषी क्षेत्र की हजारों साल पुरानी संस्कृति और इतिहास के साथ न्याय नहीं करता। और यहीं से तमिलनाडु नाम की मांग ने जोर पकड़ा, जिसके सबसे बड़े नेता थे CN अन्नादुरई और उनकी पार्टी DMK। बिल्कुल। अन्नादुरई का तर्क सीधा था। तमिलनाडु का मतलब है तमिलों की भूमि। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये उस क्षेत्र की प्राचीन द्रविड़ सभ्यता, भाषा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। और यहाँ भी एक बलिदान की कहानी है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है, शंकर लिंगनार की कहानी। हाँ, ये बहुत मार्मिक कहानी है। 1956 में तमिल कार्यकर्ता शंकर लिंगनार ने राज्य का नाम बदलने की मांग को लेकर अनशन किया था। वो 76 दिनों तक भूखे रहे। श्रीरामुलु से भी ज्यादा। हाँ, और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने इस मांग को एक बहुत बड़ा नैतिक आधार दिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये लोगों के जज्बात से जुड़ा मुद्दा था। तो एक राज्य बनाने के लिए शहादत और फिर उसका नामकरण करने के लिए एक और शहादत, ये अपने आप में इस पहचान की लड़ाई की गहराई को दिखाता है। बिल्कुल। और फिर राजनीति ने करवट ली। 1967 के चुनावों में DMK को शानदार जीत मिली और CN अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने। और सत्ता में आते ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने पर काम शुरू कर दिया। जी हाँ, जुलाई 1967 में मद्रास विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया। और आखिरकार वो दिन आया, 14 जनवरी 1969, पोंगल का त्योहार। हाँ, उस शुभ अवसर पर मद्रास राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक पहचान को उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक पल था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, एक विशाल बहुभाषी प्रेसिडेंसी से एक भाषाई रूप से परिभाषित राज्य तक, और फिर उस राज्य द्वारा अपनी प्राचीन पहचान को अपने नाम में समेटने तक का सफर, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। किसी समुदाय या क्षेत्र की पहचान के निर्माण में ज्यादा शक्तिशाली क्या है, नक्शे पे खींची गई एक सीमा या एक ऐसा नाम जो हजारों वर्षों की संस्कृति, भाषा और गौरव को दर्शाता हो? शायद तमिलनाडु का ये सफर इसी सवाल का जवाब है।